क्लास 12 बिजनेस स्टडी में पढ़ाना था हमको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं या प्रबंध के उद्देश्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से। इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग the interest of all stakeholders। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों यानी स्वामी, कर्मचारी, कस्टमर, गवर्नमेंट, सभी का ध्यान रखा जाता है और इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों में व्यवसाय का जीवित रहना, लाभ प्राप्त करना और व्यवसाय का विकास करना, ये भी आर्थिक उद्देश्य में पूरा होते हैं। पीछे पढ़ाया गया सर्वाइवल, जीवित रहना, यानी कि व्यवसाय एक लंबे समय तक चले। इसलिए प्रबंध द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं व्यवसाय से संबंधित, व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित, वो सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय लेते समय ध्यान रखा जाता है ताकि व्यवसाय को लंबे समय तक चलाना है। दूसरे नंबर पर था प्रॉफिट, लाभ। जैसे कि बताया जाता है कि व्यवसाय में ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है कि लाभ ही होगा। 2%, 5% हानि की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि व्यवसाय को पर्याप्त लाभ हो। व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में लाभ की एक अहम भूमिका होती है। और थर्ड था उसमें ग्रोथ, विकास। सभी व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे व्यवसाय का विकास हो। विकास को कैसे पहचान करेंगे? जैसे उत्पादन है तो उत्पादन की संख्या हमेशा बढ़े। अगर व्यवसाय है तो उसमें बिक्री ज़्यादा हो, कर्मचारी की संख्या बढ़े। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की परमाप बढ़े, यानी अधिक कैपिटल इन्वेस्ट हो। इसके द्वारा यह मापा जा सकता है कि हम व्यवसाय का विकास हो रहा है और व्यवसाय विकसित हो रहा है। अगर इन सभी में वृद्धि हो रही है तो विकास हो रहा है और कमी हो रही है यानी कि विकास नहीं हो रहा है।
तो ये था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड नंबर पर है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। अर्थात प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। इट रेफर टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। कोई भी व्यवसाय समाज में स्थापित होता है और समाज में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उसी से ही चला जाता है। इसलिए प्रत्येक संगठन का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह सामाजिक हितों के प्रति सजग रहे। इसलिए एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने संबंधी उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत प्रबंधक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित करने का वायदा करते हैं। यानी कि हमारे उत्पादन से जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी सुरक्षित रहेंगे और प्राइस कंट्रोल, मूल्य नियंत्रण रहेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत प्रबंध के मुख्य सोशल ऑब्जेक्टिव्स में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं एशियन पेंट्स, जो यह कंपनी पेंट बनाती है। तो इस कंपनी के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ। इसी प्रकार दूसरी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो इस तरह से ये कंपनियां सामाजिक उद्देश्य के प्रति ध्यान देती है। अब थर्ड नंबर पर था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तिगत उद्देश्य। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। इट रेफर टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक संगठन भिन्न भिन्न प्रकृति वाले लोगों का एक समूह होता है। और ये लोग अपने निम्न 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन के अंग बनते हैं, यानी संगठन में काम करते हैं। इनकी 3 आवश्यकताएं, जिसमें पहला है फाइनेंशियल नीड्स, वित्तीय आवश्यकता, यानी कि ये लोग संगठन से कॉम्पिटिटिव सैलरी व अन्य सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। सेकंड है सोशल नीड्स, दूसरे कंपनियों के कर्मचारियों से उन्हें मान्यता प्राप्त हो।
अपने सहकर्मियों से, यानी कि जो साथ में काम करने वाले उनसे, या ऐसे ही और कंपनियों के जो काम करने वाले उनसे एक मान्यता प्राप्त हो। तीसरा है हायर लेवल नीड्स। तो ये अपने व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह से जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी ये 3 आवश्यकताएं थी। अब प्रबंध को संगठन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत व संगठनात्मक उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करना होता है। तो ये 3 प्रबंध के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट थे। अब प्रबंध का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले बताया गया है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0 आर फेल्योर आर नथिंग। कुछ भी कहते हैं, मैंने टोटल जो भी काम करना चाहते हैं उसमें से अगर प्रबंध को माइनस कर दिया जाए तो यानी सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, फेल्योर हो जाएंगे। अब यह जो समीकरण है इससे यह स्पष्ट होता है कि सही प्रकार की क्रियाएं चाहे व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक हो, अगर उसमें प्रबंध नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 होगा या फेल्योर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध का महत्व है और यह प्रबंध का महत्व निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है। अब इसमें पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। प्रबंध किसी व्यवसाय का एक उद्देश्य प्रधान क्रिया होती है। एक प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों का सही निर्देशन करके करता है। मैंने सभी व्यक्तियों द्वारा जितने कर्मचारियों की तरह काम किया जाता है तो सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश करके वह काम करता है, जिससे सबका प्रयास संस्था को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। दूसरा, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब जैसे एक प्रबंधक सभी संसाधन क्या है, मानव, मशीन, माल, मनी का कुशलता उपयोग करके कुशलता वृद्धि करना। अभी पीछे पढ़ा गया कि उसमें कम से कम लागत पर वस्तुओं को उत्पादन करना, यानी कि जब कुशलता बढ़ेगी तो ऐसा होगा। तो प्रबंध करने से कुशलता बढ़ती है, कर्मचारी कुशलता बढ़ती है और फिर फर्म की कुशलता कह लीजिए। कर्मचारी के कुशलता बढ़ने से फर्म की कुशलता बढ़ती है, जिससे कम से कम मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरा है प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आजकल प्रत्येक संगठन बदलते वातावरण में काम करता है और बदलते वातावरण के अनुसार संगठन में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। कभी कभी कर्मचारी इसका विरोध करते हैं, तब प्रबंधक या प्रबंध कर्मचारियों को परिचित
कर्मचारियों को उस परिवर्तन से होने वाले लाभों को परिचित करा करके और फिर समझा करके उस विरोध को समाप्त करते हैं। अगला है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत उद्देश्य अभी ऊपर बताया गया, उचित पारिश्रमिक वेतन उचित होना चाहिए, लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए, प्रबंध में भागीदारी होनी चाहिए और प्रमोशन। ये सभी के सभी संगठन के कर्मचारी चाहते हैं। उनके ये उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जबकि वे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए काम करें। प्रबंधक कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करके एक कुशल नेतृत्व प्रदान करके और खुला संदेशवाहन करके इस युग बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट है प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। प्रबंध का समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे पहले ही बताया गया। समाज का उत्तरदायित्व है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सामाजिक उद्देश्यों में पढ़ा गया। प्रबंधक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। अब समाज के विकास में क्या क्या सहायता करते हैं? समाज के लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाते हैं, वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं और समाज को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। तो ये सभी काम करके प्रबंध जो है समाज के विकास में योगदान करते हैं। ये अभी हम लोग जो है प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगला इसी में है प्रबंध विज्ञान, कला एवं पेशे के रूप में। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। प्रबंध इसमें से क्या है? विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने समय में प्रबंध की प्रकृति को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक विवाद यह है कि प्रबंध विज्ञान है अथवा कला। अब इसमें कुछ विशेषज्ञ, प्रबंध विशेषज्ञ इसे प्रबंध को केवल विज्ञान मानते हैं, तो कुछ इसे कला के श्रेणी में रखते हैं। यह विवाद बहुत पुराना है और ये भ्रमपूर्ण भी है। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले विज्ञान और कला का अर्थ समझना होगा। तो प्रबंध एक विज्ञान को, मैनेजमेंट एज ए साइंस, इसमें पहले विज्ञान का अर्थ समझा कि विज्ञान क्या है भाई, मीनिंग ऑफ साइंस। विज्ञान का अभिप्राय उस क्रमबद्ध ज्ञान समूह से है जो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एवं प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राप्त किया जाता है और जिसको प्रमाणित करना, वेरिफिकेशन करना संभव है। साइंस रेफर टू दैट systematic body of knowledge which is acquired on the basis of observation and experiments
एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज पॉसिबल। जैसे एक व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेता है, पढ़ाई के दौरान से इस विषय की पूर्ण सैद्धांतिक जानकारी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रदान की जाती है। इसका इस तरह ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है। और ये तो अर्थ हो गया। अब विज्ञान की विशेषताएं, तो इसमें इस अर्थ में यह 3 बातें छिपी हुई है। और ये 3 बातें कौन कौन सी मुख्य बातें कौन कौन सी है? तो विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान समूह है। साइंस रेफर टू दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। विज्ञान परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, व्यापक वैधता। अब तीनों का स्पष्टीकरण हो जाए। अब विज्ञान को प्रबंध पर लागू करके, विज्ञान की विशेषताओं को प्रबंध पर लागू करके दिखा सकता है, और तब यह क्लियर किया जा सकता है कि प्रबंध एक विज्ञान है। जिसमें पहला है सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान समूह। तो विज्ञान के लिए अभी बताया गया कि क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। विज्ञान होने के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है, कारण कि प्रबंध के अपने सिद्धांत हैं जो प्रबंध विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों के बाद विकसित हुए हैं। तो पहला तो हो गया कि सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यह प्रबंध में है। सेकंड नंबर पर है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। अब इसको प्रबंध पर लागू किया जाता है तो पता चलता है कि इसका विकास अनेक वर्षों तक तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण, प्रयोग किए जाने के बाद हुआ है। और दूसरी तरह से कह सकते हैं इसे कि प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति थ्योरिस्ट, सिद्धांतवादी एवं अन्य संबंधित लोगों के लगातार तथा उत्साहपूर्वक परिश्रम के बाद हुई है। ये भी प्रबंध में लागू होता है। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं तथा उन्हें हर परिस्थितियों में एवं हर समय लागू किया जा सकता है, अतः उनका सार्वभौमिक उपयोग संभव है। प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंधकीय ज्ञान अथवा प्रबंध के सिद्धांतों को सत्य पर आधारित माना जाता है और उन्हें भी सभी परिस्थितियों में वह हर समय लागू किया जा सकता है। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत इतने पूर्ण नहीं हैं जितने कि विज्ञान के, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि इनके प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त हो। जैसे लाभ की बात होती है, अगर लाभ 100% शुरू हो जाए तब तो पता चले कि कोई और काम न करके सभी के सभी लोग व्यवसाय बिजनेस ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना ही है, लेकिन फिर भी लाभ होगा नहीं होगा ये असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अब इन तीनों विशेषताओं को देखते हुए यह कह सकते हैं प्रबंध विज्ञान को पूर्ण रूपेण विज्ञान, परफेक्ट साइंस नहीं माना सकता है। प्रबंध विज्ञान को पूर्ण रूपेण विज्ञान, परफेक्ट साइंस नहीं माना सकता, बल्कि इसे व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस अथवा अयथार्थ विज्ञान
इन एग्जैक्ट साइंस कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इसके सिद्धांत समय, परिस्थितियों, मनुष्य की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को सॉफ्ट साइंस कहा है, क्योंकि इसके सिद्धांत बहुत कठोर नहीं है। तो ये प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है। अब इससे यह पता चलता है कि प्रबंध एक सॉफ्ट साइंस है। अनएग्जैक्ट साइंस कहा गया, अप्लाइड साइंस कहा गया, परफेक्ट साइंस नहीं माना गया। सेकेंड नंबर पर है प्रबंध कला के रूप में मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कला का अर्थ, कला का अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से है। आर्ट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। इसका अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से है। जैसे एक व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता है, उसका इंजीनियर के रूप में काम करना कला है। अब कला की विशेषता, तो जैसे विज्ञान की विशेषताएं 3 थी, तीनों कसौटी पर देखा गया, उसी प्रकार से कला की विशेषताएं भी 3 है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का होना, और सेकंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, और तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, व्यवहार एवं रचनात्मक पर आधारित। अब इसका टेस्टिंग किया जाए। प्रबंध में कला की विशेषताओं को लागू करने से प्रबंध में कला होने या न होने के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो परीक्षण के लिए पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। देखा गया है कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, और इस ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि किसी विशेष काम को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसमें प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित बहुत साहित्य सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध है। जो प्रबंध में सैद्धांतिक जानकारी तो है, सिद्धांत की जानकारी तो है। दूसरा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। प्रबंध में उपलब्ध सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग विभिन्न लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कला एक व्यक्तिगत अवधारणा है। उदाहरण के लिए 2 अध्यापकों, 2 खिलाड़ियों, 2 अभिनेताओं अथवा 2 लेखकों की अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होगी। प्रबंधक भी प्रबंध के सैद्धांतिक ज्ञान को अपनी रचनात्मक के आधार पर भिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रबंध में कला की यह विशेषता विद्यमान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है, और प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना कला है। तीसरा था व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जिस प्रकार से कला को लगातार अभ्यास करने से उसे सुधार सकता है, ठीक उसी प्रकार से
प्रबंधकीय कुशलता भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधरती है। एक प्रबंधक जितना अधिक समय तक काम करता है वह उतना ही अधिक कुशल होता है, प्रबंध करने में कुशल हो जाता है। और एक प्रबंधक के मन में यह हमेशा इच्छा रहती है वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से विशेषज्ञ बन जाए। पूर्ण विशेषज्ञ बनने के लिए प्रबंधक लगातार अभ्यास करता रहता है। एक विकसित प्रबंधक संस्था को बहुत ही आसानी से परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है और बाहरी वातावरणों को भी अपने अनुसार बदलने की क्षमता रखता है। इस तरह से देखा गया कि प्रबंध में कला की तीनों विशेषताएं विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंध में कला की सभी विशेषताओं का समावेश है, इसलिए प्रबंध को कला स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है प्रबंध एक कला है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। प्रबंध विज्ञान के रूप में प्रबंधकों को अपनी व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में प्रदान करता है तथा प्रबंध कला के संदर्भ में हर तरह की स्थिति का सामना करने में कार्य की सर्वोत्तम विधि के रूप में सहायक होता है। इसलिए प्रबंध को विज्ञान एवं कला दोनों की मानना तर्क संगत है। अब तीसरा शब्द है प्रबंध एक पेशा के रूप में, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। इसे आगे पढ़ा जाएगा, कल पढ़ा जाएगा।